हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग हिंदी के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। साथियों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी लोग देखेंगे। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, उसके बाद दिया है ओ। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता होगा, आ, ई और ओ, ये आपके जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप सभी लोग बताइएगा। 2, 4, 8, 10। फटाफट आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करेंगे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में जो है ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दो प्रकार की होती हैं हिंदी में ध्वनियाँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताइएगा दोस्तों, फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब करेंगे। चलिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक होता है आपका हरा स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहते हैं आप। ठीक है, एक होता है आपका लघु, उसके बाद एक होता है आपका दीर्घ, उसके बाद एक होता है आपका प्लुत। ठीक है, तो यानी 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी बच्चे जवाब करेंगे। दोस्तों, यदि आप यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा। जितने भी कंटेंट, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे यूपीबीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों, ये टेस्ट जो है यूपी पुलिस के लिए भी कारगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे आप लोग। एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक से अधिक वर्डों के मेल को व्यंजन कहते हैं। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। उच्चारण स्थान से सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग बताइएगा। छोटा ई, बड़ी च छ ज झ आदि का जो है उच्चारण किससे होता है। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा, च वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके वर्ड आते हैं इनका उच्चारण स्थान तालव्य से यानी तालु से होता है। जैसे च छ ज झ, ठीक है, इनका उच्चारण होता है आपका तालु से, और इसमें ई का भी उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, तो तालव्य हो जाएगा। तालु कहें या तालव्य, बात एक ही है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिएगा फटाफट आप सभी लोग बताएंगे। जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब बिल्कुल राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? बताएंगे आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है। हमने अभी आपको बताया था दीर्घ स्वर होते हैं आपके बड़ा आ, ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए और आपका ओ होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो है आपका छोटी ई, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है दीर्घ स्वर नहीं है, तो छोटी ई जो है आपका दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे। याद रखिएगा साथियों, आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिएगा। य, र, ल और व, ये होते हैं आपके दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? चलिएगा फटाफट बताएंगे आप लोग, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? चलिएगा 52 यानी 52, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 33, ठीक है। वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52। या लिपियां, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लिपि कहें या वर्ड कहें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 52 होगा, ठीक है। चलिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन बताइएगा। दोस्तों याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जरा देखिएगा आप लोग। श, श, स, ह, ठीक है। याद रखना है आपको, ये तीनों स जो होते हैं आपके ऊष्म में आते हैं और ह भी इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो होते हैं आपके श, श, स, ह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अभी हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया, ऊष्म सॉरी य, र, ल, व को जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है तो आप लोग बताएंगे ऊष्म व्यंजन वही इसमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो वह जो है आपका दोस्तों ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक। आइए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? बताइएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियां, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताइएगा, अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे। अनुस्वार यानी ये विसर्ग आपका होता है, जैसे देखिएगा दोस्तों, ये आपका होता है अनुस्वार और ये होता है आपका विसर्ग, ठीक है। तो बताइएगा अनुस्वार किसका कार्य करता है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, पंचम वर्ड का कार्य करता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर। जवाब भी आना प्रारंभ हो चुका है। ए वर्ड जो है दोस्तों कंठ तालव्य कहलाते हैं, यानी कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? जिसके टुकड़े जो है नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? उसे दोस्तों कहेंगे हम वर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है
उसे क्या कहते हैं? याद रखेंगे दोस्तों, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो प्रयोग से है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका चला जाएगा, बिल्कुल राइट। आइएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऊर्जस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा राइट आंसर। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा राइट आंसर। आइएगा, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे प्रश्न, जो 50+ प्रश्नों को हमने कवर किया, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एक बार ज़रूर कवर करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। चलिएगा, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा करेक्ट। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चलिएगा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, आइएगा, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? चलिएगा, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, उसे कहेंगे हम क्या? सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? यहाँ पर बताइएगा आप लोग, कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। बताइएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं अन्वय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? सघोष, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी करेक्ट, 3 भेद होते हैं। ठीक है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय का। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग हर एक वीडियो की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी टेस्ट आएंगे आप लोग ज़रूर लगाइएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? बताइए, दीमक रात वर्षा विधुर, इसमें से जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न जो है आता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विधुर। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों
और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? चलिएगा, योजक चिन्हों द्वारा जो जुड़े होते हैं भाई, यहाँ पर पूछा गया है, संयुक्त वाक्य उसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। बताइएगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो सिंपल सी बात है, उपभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह जो होते हैं आपके, ये दोनों जो है आपके होते हैं अयोग वाह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा तो 5 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन जो है कितने होते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होगा 25 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, ए ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है कंठ तालव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए ज़रूर चलिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? चलिएगा, बताइएगा फटाफट आप लोग, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? बताइएगा। यहाँ पर तालव्य जो है हमने अभी आपको बताया है, च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं ये आपके तालव्य होते हैं, ताल से उच्चारित होने वाले होते हैं। तो च छ ज झ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तालु से उच्चारित होंगे। ठीक है, आइएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द, यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सार्थक पूछा है इसलिए जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शब्द। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? बताइएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट, 5 प्रकार की। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 25, 16। 10 होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 16 भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न पूछा गया है, बताएं छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी करेक्ट, यानी तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? वार्णिक छंद बताएंगे यहाँ पर कौन है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। बिल्कुल आपका सवैया यहाँ पर हो जाएगा वार्णिक छंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बताएंगे भाई, विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गढ़ कहते हैं? तो आपको सभी लोगों को पता होगा यति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सही जवाब किए होंगे। आइएगा, छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय जो है किस प्रकार का छंद है? विषम, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? बताएंगे, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द जो है एक सा होता है? कुंडलिया का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं?
उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा यानी ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आइएगा। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा दोस्तों। समास जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से सही किए होंगे। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। दोस्तों आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।